गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या और परमाणु भार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को जानने से पहले हम एकदम संक्षेप में एक बार दोबारा देख लेते हैं परमाणु संरचना को। यदि एक परमाणु की हम सामान्य संरचना देखते हैं तो परमाणु कैसा होता है, इस तरीके का। इसमें गोल नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो किसी भी जो परमाणु है उसके तीन मूलभूत कण क्या क्या हो गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं की संख्या के आधार पर हम आगे समझेंगे परमाणु संख्या और परमाणु भार। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो हमेशा बराबर होता है। हम ये जानते हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन। कई बार ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है कि परमाणु उदासीन होते हैं क्यों। ठीक है, तो उसका रीजन होता है कि कोई भी जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब ऋणावेशित कण और धनावेशित कण दोनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। इसी वजह से वो जो होता है उदासीन होता है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम। मान लीजिए कि कोई परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है मान लीजिए 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम मान लिए 17। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं इसीलिए क्या होगा, जो प्रोटॉन होगा वो भी कितना हो जाएगा, 17। और जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो उनके बराबर या कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है 18। ठीक है, अब इसी बेस पे हम आगे समझेंगे परमाणु संख्या और परमाणु भार। परमाणु संख्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। मान लीजिए कोई भी परमाणु हम लेते हैं, कोई भी परमाणु है तो उस परमाणु में हम ये जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को लेते हैं। तो दोनों में से किसी एक की संख्या को आप ले लीजिए। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो कुल संख्या है वही उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाएगी या एटॉमिक नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। उदाहरण के लिए इसी को हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 17। तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 17। ठीक, तो अब दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए। तो ये जो परमाणु है इस परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 17। ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक संख्या को हमको लेना है। तो ये परमाणु जो दिख रहा है ये परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 17। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जो है वो 17 है, इसलिए उसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 17। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसको हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रोटॉन एवं, ठीक है, या नहीं लिया गया है ना, या नहीं लिया गया है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मतलब दोनों को लेना है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, उसका कहलाता है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। ठीक है, जैसे इस परमाणु की हम बात करें तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितना है, 17 और 18 दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, यदि दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 35। तो ये 35 क्या होगा, इसका द्रव्यमान संख्या होगा। नेक्स्ट है हमारा परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है देखते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, फिर से दोनों को लेंगे, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग। ठीक है, एक वर्ड का फर्क है। देखिए यहाँ पे क्या है, संख्या का योग और यहाँ पे है द्रव्यमान का योग। ठीक है, तो जब संख्या का योग करेंगे वो कहलाएगा द्रव्यमान संख्या, और यदि उनके द्रव्यमान का योग करेंगे, उनके भार का योग करेंगे तो वो कहलाएगा उनका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है ना। यदि हम संख्या को लेके चलेंगे तो वो द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। यदि हम भार को, उसके द्रव्यमान को, उसके वेट को लेकर के चलते हैं तो वो कहलाएगा परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, आगे हम देखते हैं समस्थानिक या आइसोटोप्स। तो इसको समझने के पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। आइए इस उदाहरण को हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया, हमने ले लिया है 3 कार्बन परमाणु। ठीक है, अब ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो प्रोटॉन कितना होगा,
प्रोटॉन भी 6 होगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन भी मान लीजिए 6 है, ठीक है। इस कार्बन में दूसरा वाला जो कार्बन हमने लिया, इस कार्बन में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 6 है, तो प्रोटॉन कितना होगा, वो भी 6 होगा। और मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन इसमें 7 है, ठीक। एक तीसरा कार्बन हमने लिया है, तीसरा कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन जो है वो 8 है, ठीक। तो अब इन तीनों कार्बन का परमाणु संख्या या परमाणु भार क्या होगा उसको पहले देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कि किसी भी तत्व को हम उनके परमाणु क्रमांक और भार के अनुसार कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं किसी भी तत्व का उसका प्रतीक चिन्ह या उसका केमिकल सिंबल, ठीक है। किसी भी तत्व का प्रतीक चिन्ह या उसका रासायनिक संकेत जो हम बोलते हैं वो ले लेते हैं, और उसके सामने नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा जाता है संख्या को, और ऊपर में लिखा जाता है उसके भार को या द्रव्यमान को, ठीक है। संख्या का मतलब है परमाणु संख्या और यहाँ पे भार का मतलब है परमाणु भार, ठीक है। तो किसी भी तत्व को, किसी भी परमाणु को उनके क्रमांक और भार के अनुसार इस तरह से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो अब आइए देख लेते हैं कि जो हमारा पहला कार्बन होगा, इस पहले कार्बन का परमाणु संख्या कितना होगा, 6, ठीक है। परमाणु संख्या कहाँ पे लिखते हैं, प्रतीक चिन्ह के सामने नीचे की तरफ। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 6। परमाणु क्रमांक 6 क्यों होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो इसका परमाणु क्रमांक भी 6। अब इसका परमाणु भार कितना होगा, तो परमाणु भार के लिए क्या करना है, इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो ये हो गया कार्बन पहला। दूसरा कार्बन में दूसरा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, ये 6 होगा, और इसका भार कितना हो जाएगा, तो भार के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, ये हो गया 13। उसी तरह से जैसे ये जो कार्बन है इसका भी परमाणु क्रमांक क्या होगा, 6 होगा, और परमाणु भार तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फिर से जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 14, ठीक। अब इस एग्जांपल में आप समझिए कि तीनों जो कार्बन है, तीनों कार्बन परमाणु में उनका परमाणु जो क्रमांक है वो एक जैसा है, ठीक है। क्या है, इन तीनों में जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक या परमाणु जो संख्या है वो क्या है, समान है, ठीक है। तीनों कार्बन में जो उनकी परमाणु संख्या है वो समान है, और उसका भार क्या है, देखिए एक का भार है 13, एक का भार है 14, और एक का भार है 12, एक का भार है 13, एक का भार है 14, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या है कि उनका जो परमाणु भार है वो असमान है। ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु भार अलग अलग हो, इनको हम बोलते हैं समस्थानिक। इनको बोला जाता है समस्थानिक, या इनको हम बोलेंगे आइसोटोप्स, ठीक है। तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान है और परमाणु भार अलग अलग है उनको हम बोलेंगे समस्थानिक या आइसोटोप्स। चलिए एक और उदाहरण हम लेते हैं। इस उदाहरण में हमने लिया है पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम, तो पोटेशियम जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है 19, प्रोटॉन भी 19, और न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 21। तो अब ये जो पोटेशियम होगा इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। और इसका भार कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका भार हो जाएगा 40, ठीक। अब ले लेते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 20, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितना है, 20 है, इसलिए परमाणु क्रमांक कितना होगा, 20। अब इसका भार कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक। अब इन दोनों परमाणुओं में क्या कॉमन है उसको हम ढूंढते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए कि दोनों का परमाणु संख्या असमान है। इसका परमाणु क्रमांक 19, इसका परमाणु क्रमांक 20, दोनों अलग अलग हैं, जबकि इनका परमाणु भार जो है वो समान है। इनका परमाणु भार देखिए, इसका परमाणु भार 40, इसका भी परमाणु भार 40, ठीक। तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या असमान हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, परंतु परमाणु भार जो है वो समान होता है, ऐसे परमाणु जो है वो कहलाते हैं समभारिक या फिर आइसोबार्स, ठीक।
चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि हमने क्या लिया, एक कार्बन परमाणु, एक नाइट्रोजन परमाणु। ठीक है, कार्बन परमाणु जो है वो कैसा है, उसका क्रमांक है 6 और भार है 7। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है चलिए तीसरे एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे हमने लिया है कार्बन और नाइट्रोजन। ये कौन सा कार्बन है, तो कार्बन का ये है समस्थानिक। जैसे अभी हमने देखा कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, हमने पढ़ा कार्बन के 3 समस्थानिक, तो उसमें से ये है कार्बन 13। ठीक, जिसका परमाणु क्रमांक 6 और भार होता है 13। एक नाइट्रोजन है जिसका क्रमांक 7 है और भार 14 है। ठीक है, अब हम इसमें निकालते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। चलिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, क्योंकि क्रमांक 6 है इसलिए इलेक्ट्रॉन 6 होगा। इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 6 होगा। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे हम ले सकते हैं भार ऋण प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन। ठीक, ये हमने एक फार्मूला ले लिया। ठीक है, जो भी उसका भार होगा उसमें प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, न्यूट्रॉन निकल आएगा। ठीक, क्योंकि भार जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। ठीक है, यदि हमको भार पता है और प्रोटॉन पता है तो दोनों को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कि इसका जो भार होता है वो कितना है, 13। अब इस 13 में हम प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6। तो 13 में 6 घटा दिए तो प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना निकला, 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन की क्या संख्या निकलेगी, तो फिर से वही करना है। इसका भार कितना है, 14 और प्रोटॉन की संख्या कितना है, 7। तो 14 में 7 घटा दिए तो कितना निकला, 7। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है उसको समझते हैं। तो इन दोनों में देखा जाए तो इनमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो बराबर है। देखिए, इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार भी अलग अलग है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो एक जैसी है। न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो समान है। तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। चलिए आगे चलते हैं, एक और उदाहरण समझते हैं कि हमने यहाँ पे 3 परमाणु लिए, 3 तत्व लिए, सोडियम, ऑक्सीजन और नियॉन। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, ऑक्सीजन का 8, नियॉन का 10। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होगी। इसका परमाणु क्रमांक 8 मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 8। इसका परमाणु क्रमांक 10 मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इसमें से हम निकाल देते हैं एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम जो परमाणु है वो बदल जाएगा सोडियम आयन में। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जैसे परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या उसमें कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या बदल जाता है, आयंस में बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो सोडियम का परमाणु किसमें बदल गया, सोडियम आयन में बदल गया और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक, उसी तरह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यदि हम मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये मान लो ग्रहण कर लेता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा मतलब ये क्या बना लेगा, आयन बना लेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसने ग्रहण किया है इसलिए ऋण आवेश आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ग्रहण कर रहा है ये आयन में बदल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए पहले 8 था, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये टोटल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और नियॉन में देखिए, नियॉन में कितना है, नियॉन में ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इन तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है उसको हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो तीनों में देखा जाए
तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब सोडियम आयन में ऑक्सीजन आयन और नियॉन तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, वो बराबर है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उसको हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब ऐसे परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान होगी तो वो कहलाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये होता है परमाणु संख्या, परमाणु भार और आइसोटोप्स, आइसोबार। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।